अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू सम्मा पॉडकास्ट। दिस इज मीरब ज़ीशान। नाजरीन, शेख रोहेल अस्कर और अयाज सादिक जो कि बहुत बड़े नाम हैं, आप सभी इन नामों से वाकिफ हैं। अब देखना यह है कि इनमें जो रसाकशी चल रही है वो कहां तक पहुंची है, इस हवाले से क्या खबर है, क्या होने वाला है। नाजरीन, दूसरी जानिब आपकी फेवरेट अदाकारा नूर बुखारी भी सियासी मैदान में उतर चुकी हैं। क्या स्टेटस है, कहां से लड़ रही हैं। तीसरी जानिब नाजरीन, हल्कों की बात की जाए तो हर सियासतदान एक हल्के से खड़े होते हैं और देखना यह है कि इन हल्कों से वो कितने मजबूत हैं। नाजरीन, सियासत में नक दा कोका का क्या मतलब है, ये इस जुमले के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस हवाले से बात करने नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं समा टीवी के ब्यूरो चीफ नईम हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा। नईम साहब, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, ये सियासत में नक दा कोका क्या है? नक दा कोका जो है ये बड़ा पॉपुलर सॉन्ग है आजकल, अच्छा। और ये कैदी नंबर 804 के लिए गाया गया। हम्म। जिन सिंगर्स ने गाया उनको डराया भी गया, धमकाया भी गया, अच्छा। और कुछ देर तो उन्होंने जो है इसका को मीनिंग्स चेंज करके उसको वायरल करना शुरू किया। लेकिन चूंकि कैदी नंबर 804 की वजह से उन्हें ज़्यादा फीडबैक आ रहा था। ये दोनों जो सिंगर्स हैं, मलकू और इकरा बेसिकली नाम है, सारा अल्ताफ अब नाम रख लिया इस सॉन्ग की वजह से। इकरा ने, इकरा से हमारा बड़ा पुराना और मलकू से मिलना जुलना है। ये ड्यूट सॉन्ग है उनका, नकदा कोका। तो इसमें धोखे का भी जिक्र है। तो ये बड़ा सुपरहिट सॉन्ग है इस वक्त, और ये जो है इस सॉन्ग के लिए फंडिंग की गई है इनको। ये सॉन्ग जी इनसे करवाया गया है ये सॉन्ग, और सारा अल्ताफ और मलकू की जोड़ी इस सॉन्ग को आजकल काफ़ी जो है प्रमोट कर रही है, और मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स में ये गाया जा रहा है। और अभी मुझे इतला मिली है कि इस सॉन्ग और इसी टाइटल से लंदन में इनके शोज़ बुक हो गए हैं। सुपर मस्ती जो बहुत बड़ा वहाँ का एक इदारा है, शुएब आलम उसके सीईओ हैं, और बहुत बड़े शोज़ किए इन्होंने। शाहरुख खान का शो भी किया, अमिताभ बच्चन का शो भी किया वेम्बले एरीना में, नुसरत फ़तेह अली खान के शोज़ भी हुए वहाँ पे, और पाकिस्तान के तमाम सुपरस्टार्स वहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं उनके प्लेटफॉर्म से। तो अभी ये नकदा कोका जो है इसकी बड़ी गूंज है, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये अभी कैंपेन में शायद तराना बन जाए पीटीआई का, नकदा कोका। तो ये कौन करवा रहा है और वजह इसकी क्या है? देखें, मैंने आपसे पूछा कि ये नकदी नथली क्या होती है, नहीं पूछा ना। तो आप जो है मुझसे कोके का क्यों पूछ रही हैं? जब देखें मैं आपसे नथली का नहीं पूछ रहा, तो आप मुझसे कोके का मतलब बार बार पूछ रही हैं। मैंने बता दिया है कि ये एक सॉन्ग है, और ये जो है एक प्लांटेड सॉन्ग है। बज़ाहिर लग रहा है कि दो बड़े मासूम से सिंगर्स हैं, और जिन्हें मासूम ने उन्होंने भी पता है कि मैंने पता है कि वो किन्ने मासूम ने, ठीक है ना। तो इकरा को भी पता है और मलकू को भी पता है। तो बहरहाल वो कुछ हाथों में खेल रहे हैं इस वक्त। एक रातों रात शोहरत की बुलंदियों को छूने के ख्वाब की ताबीर के लिए। और वजह क्या है? नकदा कोका। नकदा कोका। तो ये नकदा कोका जो है उस टाइटल है सॉन्ग का। अच्छा। और कैदी नंबर 804 के थीम पे ये बनाया गया है। इसके वीडियोस भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं। तो ये जो है वो पहले, ये आर्टिस्ट जो है बड़े इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, जो दे दिया जाए तो बस गा देते हैं। वो जो है उनको पहले कुछ कॉल्स आई हैं कि आप ये हरकत जो कर रहे हैं। अच्छा, इधर कॉल्स आ रही है, उधर व्यूज आ रहे हैं। वाह, अब वो कॉल्स को देखें या व्यूज को देखें? व्यूज को ही देख रहे होंगे फिर तो आप भी व्यूज की देखती हैं, आप किसको देखती हैं? आप तो सुना है कि सुबह उठ के देखती नहीं किसी तरफ बजाय व्यूज के सिवा। तो कहने का मकसद ये है कि वो व्यूज के चक्कर में वो थोड़े बहादुर बन गए, दिलेर बन गए। लेकिन मैंने नकदा कोका नहीं गाया। भाई आप कुछ भी गा सकती हैं आप कुछ भी गा सकती हैं। तो ये नकदा कोका की तो ये मैंने आपको रूदात सुना दी है। अब अदाकारा नूर की तरफ आ जाते हैं। जी जरूर आइए, बल्कि उनकी तरफ चलते हैं। मैं तो कहता हूँ किसी दिन वो शो के बाद चले जाते हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये डिस्कस करना चाहूंगी कि सियासी मैदान में उतर चुकी हैं, क्या स्टेटस है इस वक्त? देखिए, चूंकि ओन चौधरी जो हैं उनके हस्बैंड हैं, वो हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे। नूर से हमारा बड़ा पुराना एक दोस्ती है, साथ है। और चूंकि ओन चौधरी अब बराह रास्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बड़ी तगड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ये जो जितने जोड़ तोड़ आपको नज़र आ रहे हैं, आईपीपी में जितने लोगों की शमूलियत हो रही है, बहुत सारे लोगों में सिंगल हैंडेडली ओन चौधरी का बड़ा हाथ है। तो जाहिर बात है कि खरबूजे को देख के
रंग पकड़ता है। बिल्कुल। चूंकि शोबिस को तो ऑलमोस्ट जो है वो नूर बुखारी, हम्म। सारा मुगल बुखारी उनका पूरा नाम है। अच्छा। वो खैरबाद कह चुकी हैं, और यही हुआ कि वो बिल्कुल वो एक नकाब करके तो इलेक्शन कमीशन ऑफिस वो पेपर फाइल करने गई। हम्म। अच्छा, उन्होंने किसी को नहीं बताया, और वो सारा के नाम से पेपर भी फाइल हो गए। लेकिन मुझे चूंकि थोड़ा चिड़िया ने बता दिया था, तो मैंने, हमारे रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर अरशद अली, मैंने कहा सुबह नूर ने आना इलेक्शन कमीशन ऑफिस, ये ध्यान रखना। तो उसने पहचान लिया, तो उसने जाके बताया कि जो है वो मैं समा टीवी से हूँ और आप नूर हैं। और तो फिर उन्होंने कहा कि मैं बताना नहीं चाहती थी। तो फिर मेरी बात भी हुई उनसे। तो अब वो बराह रास्त पॉलिटिक्स करना चाहती हैं अपने शोहर के शाना बशाना। हम्म। और मैं समझता हूँ कि आना चाहिए, ख़वातीन को भी आना चाहिए, और फ़नून लतीफ़ा से जो लोग हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो है बड़ा पोटेंशियल है इनके अंदर। और नूर बुहारी का तीसरा नंबर है रिजर्व सीट पे, आईपीपी को जो अभी लिस्ट जारी की गई है उस पे तीसरा नंबर है। यानी कि अगर 5 सीट्स पे एक रिजर्व सीट आपको मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी तो बात है। 15 सीट्स अगर आईपीपी हासिल करती तो नूर बुहारी एमपीए बन जाती है, क्या बात है, मेंबर क्या पंजाब बात असेंबली बन जाती हैं। और मेंबर पंजाब असेंबली बनती हैं तो मेरी राय ये है कि ऐसे जो है ना लोगों को आप उनसे रिलेटेड शोबों की जिम्मेदारी सौंपें। कल्चर मिनिस्टर बना दें आप उनको। बिल्कुल, कलमदान जो है, बिल्कुल। आप बजाय किसी कल्चर का कलमदान किसी जागीरदार को, वडेरे को, जमींदार को, किसी आटा बेचने वाले को, चावल बेचने वाले को देने की बजाय ना, उसको दें जो जिसको रेलेवेंट है। जिसको फनून लतीफा की नौहो है, आप उसको दें। वो समझ सकता है आर्टिस्ट की तकलीफ को, आर्टिस्ट के दर्द को, किस तरह से इंडस्ट्री को किस तरह से एक स्टेटस देना है, किस तरह फनून लतीफा को प्रमोट करना है, वो आर्टिस्ट समझ सकता है। ना कि कोई इनरेलेवेंट जो है ना आप बंदा ला के बैठा देते हैं। और यही होता है, यही मुख्तलिफ इदारों की तबाही और बर्बादी का सबब ही जो है ना ये डिसीजंस हैं जो मसलहतों की बुनियाद पर किए जाते हैं, तो रेलिवेंट लोग ही नहीं होते। तो अगर इस तरह का फैसला होता है तो ये नूर भारी जो है ये बड़ा काम कर सकती हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए और फ़नून लतीफ़ा के लिए। और उन्होंने चूंकि इससे पहले प्रोडक्शन भी की, जितना काम हमने किया वो बड़ी सक्सेसफुल एक रही अपनी लाइफ में। और अब चूंकि ओन चौधरी जो हैं वो भी उनके साथ हैं और वो बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो बड़ी सपोर्ट होगी उनको। तो अब ये है कि मुकाबला है मियाँ बीवी में। ओन जो है वो एनए से भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के ख्वाहिशमंद हैं, पीपी से भी उनके कागजात हैं। तो इलेक्शन बराह रास्त पहली दफा कॉन्टेस्ट करेंगे। इससे पहले इनके भाई अमीन चौधरी इलेक्शन लड़े थे और जीत गए थे, मेंबर सूबाई असेंबली बने थे। ये लाहौर की गुजर बरादरी है, और गुजर बरादरी का लाहौर में अराइयों के बाद बड़ा वोट है, जट बरादरी हो गई। तो ये जो है पहली दफ़ा इन्होंने बराह रास्त कॉन्टेस्ट भी करना। तो अब देखते हैं क्या बनता है, कि क्योंकि इनका तो रिजल्ट पहले आ जाना, फैसला पहले हो जाना है। ओन चौधरी जो है वो विन करके पहले घर जाते हैं कि जी मैं तो जीता हूँ, या फिर नूर जो है वो पहले तीसरे नंबर पर एमपीए बन जाती हैं आईपीपी की रिजर्व सीट्स पर। तो लेकिन ये एक पूरा एक पॉलिटिकल एक फैमिली बनने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। नईम साहब, एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि 121 से शेख रुहेल असगर जो हैं उनका एक मतलब बड़ा एक नाम उन्होंने कमाया है, और दूसरी जानिब अयाज सादिक का भी एक बहुत बड़ा नाम है। आप हिस्ट्री को भी देखते हैं तो ये दो बड़े नाम हैं। इनमें जो रसाकशी चल रही है इस हवाले से क्या कहेंगे? ये देखिए, मैं पहले भी बात करता हूँ, ये जो है ना खान पीन नु बांदरी डंडे खान नु रिच, ये नहीं होना चाहिए। शेख रुहेल असगर जो है ना वो बड़े एक दबंग किस्म के सियासतदान है, और उनका जो हलका है उस पर बड़ा उनका होल्ड है। अच्छा, ये होल्ड ऐसे नहीं हो जाता, ये कोई जादू से होल्ड नहीं हो जाता, या सिर्फ पैसे से होल्ड नहीं हो जाता। ये आपको बड़ा जुड़ के रहना पड़ता है उस हलके के अवाम के साथ, और एक डेरेदारी है, कल्चर है जो लाहौर का। और आपके डेरे पे किसी पे कोई पुलिस केस बन गया, किसी का कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी को कोई हेल्थ इशू हो गया, किसी को किसी हॉस्पिटल में काम है, किसी डिपार्टमेंट में काम है, तो आपने उसकी हेल्प करनी होती है। उसको किसी को रोजगार का मसला है तो आपने
उसके साथ जो है ना एक कंधे के साथ कंधा मिलाना होता है, किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको आपने सपोर्ट करना होता है, बिल्कुल। और ये जो है ना तब जाके आपका हल्का बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये कहना बड़ा आसान होता है। एनए के हल्के में जहां 4.5-5 लाख वोट रजिस्टर हो, 8.5-9 लाख की आबादी हो, वहां से जाके इलेक्शन लड़ना और फिर जीत जाना, ये इतना आसान काम नहीं होता। शेख रुहेल असगर साहब को मैं जानता हूँ। शेख रुहेल असगर जो है वो बड़े एक जेन्युइन लॉरिये और बड़े दिलेर सियासतदान, और जो मैंने वो रीछ और बांदरी वाली मिसाल दी है वो ये है कि उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, कुर्बानियां हैं। जब मुश्किल अदवार आए और जो चंद लोग हैं जो खड़े रहे, उनमें नाम लिए जा सकते हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, उनमें शेख रुहेल असगर है, मैं नून लीग के लोगों की बात कर रहा हूँ, इसी तरह पीपल्स पार्टी में लोग होंगे, इसी तरह आज की आईपीपी है वो जब पीटीआई में जब होंगे, तो जब मुश्किल वक्त चल रहा था 2011 के बाद से और फिर 2013 के बाद और वो धरने के दौर, तो ये लोग भी सारे खड़े रहे बिल्कुल साथ, तो हर तरह के मुश्किल हालात का सामना करते रहे। तो शेख रुहेल असगर उन लोगों में। अच्छा, अब उनकी टाई पड़ गई अयाज सादिक साहब के साथ। अयाज सादिक जो है, अब उनको भी इन सारे अगर पैरामीटर्स में देखा जाए तो उनको भी आप कमतर नहीं रेट कर सकते। ठीक है, हाँ। वो अयाज सादिक जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली रहे, और जब अदम एतमाद पाकिस्तान की तारीख की पहली कामयाब तहरीक जो जब होने जा रही थी, अदम एतमाद उस वक्त के वजीर आजम के खिलाफ, तो आपको याद होगा स्पीकर कौमी असम्बली थे असद कैसर, उन्होंने चंद मिनट पहले या कोई 40 मिनट पहले रिजाइन कर दिया था। वो डेडलाइन जब तक खत्म होने वाली थी, तो अगर वो नहीं करते तो वो एक आईनी उसमें आ जाते, एक केस बनता असद कैसर पे, और उन्हें जो है वो नाहल किया जाता और जेल की हवा खाने पड़ती। तो उन्होंने इतना टाइम वेस्ट करके तो रिजाइन किया, तो पैनल ऑफ चेयरमैन में सबसे ऊपर जो नाम था वो अयाज सादिक का था, तो बाकी प्रोसेस जो था वो अयाज सादिक ने किया था। बिल्कुल। अब यहाँ पे एक चीज जरूर है, जब हम मौरूसियत की बात करते हैं, जब हम जो है एक आम कारकुन की, एक कुर्बानी देने वाली कारकुन की, डंडे खाने वाली कारकुन की, जेलों में जाने वाले कारकुन की हक तलफी करते हैं, जब उनके हकूक पे शब खून मारते हैं, तो सिर्फ शरीफ खानदान या जरदारी खानदान, भुट्टो खानदान, सिर्फ वहां मरूसियत नहीं आपको मिलती। अब ये इस कदर नीचे आना शुरू हो गई है और इस कदर पार्टियों में फैलना शुरू हो गई है कि अयाज सादिक जो हैं वो अपने साथ साथ अपने बेटे को भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाना चाहते हैं। क्या बात? एहसन इकबाल जो हैं वो नारोवाल से दानियाल अजीज जो हैं, जो एक दरीना रहनुमा है मुस्लिम नून के, उनकी जगह अपने बेटे को कॉन्टेस्ट करवाना चाह रहे थे, और ये लड़ाई बहुत ज्यादा सुनने में आती रही उन दिनों पे चलना शुरू एग्जैक्टली। तो अब अयाज सादिक जो है ना सिर्फ 121 जो हल्का है, थोड़ा बहुत हल्का बंदियों के बाद उसमें चेंजेस जरूर आई होंगी, लेकिन अब अयाज सादिक वहां जाके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, जबकि वो उनका हल्का नहीं है, वो शेख रुहेल असगर का। अब हुआ क्या, पार्लियामानी बोर्ड में ये इशू डिस्कस हुआ, पहले कमेटियां बनाने की कोशिश की, कमेटियों पे किसी ने इत्तेफाक नहीं किया। अब हुआ ये कि ये जो फैसला है, ये जो बॉल है, ये चली गई है बराह रास्त मियां नवाज शरीफ के कोर्ट में। बिल्कुल। अब वो 1 रुकनी जो है ना कमेटी है, उन्होंने ये फैसला करना है। लेकिन उसके साथ ही साथ जब हम बात कर रहे हैं, मुझे अभी इतला मिली है, मेरे रिपोर्टर्स ने मुझे बताया है कि शेख रुहेल असगर ने उस हलके में अपनी कैंपेन का आगाज कर दिया है प्रैक्टिकली। वहां पे उनके बैनर, उनकी फ्लेक्सीज, उनके पोस्टर्स और उनकी सारा जो है ना पब्लिसिटी लगना शुरू हो गई है। अच्छा। बावजूद इसके कि अभी तक फैसला नहीं हुआ कि उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। अच्छा, इससे पहले उन्होंने एक और भी धमकी भी दी पार्लियामानी बोर्ड के इजलास में। उन्होंने कहा कि अगर मुझे आप इस हलके से, जो कि मेरा हलका है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की इजाजत नहीं देंगे और किसी को भी वहां लाके इलेक्शन
लड़वाने की कोशिश करेंगे तो मैं आजाद हैसियत में सामने खड़ा हो जाऊंगा। यानी कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ खड़े हो जी, जाएंगे। जाहिर है ये बात उन्होंने कर दी। हम्म। मगर मैं जितना इन दोनों को जानता हूं, ये कोई बहुत ज्यादा दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि लालची सियासतदान नहीं है। ये बड़े एक वजादारी इनके यहाँ पाई जाती है, रख रखाव है। और ये इस तरह के लोग हैं कि असूल वाले इनके कह लिए सकते हैं। जाहिर है कि इनके लिए मैटर नहीं करती चीजें। ये दोस्तियां और रिश्ते निभाने वाले लोग हैं। ये खानदान जो है, और ख़ास तौर पे शेख रुहेल अस्कर का जो खानदान है, जो फैमिली है, तो मुझे ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ 2 पर्चियां फेंकें, एक उठाएं कि जी आप लड़ेंगे और आप नहीं लड़ेंगे, और मैं नहीं मानता इस बात को कि दूसरा आजाद हैसियत में सामने आ जाएगा। अच्छा, अगर मियां नवाज शरीफ खुद ये फैसला कर देते। लेकिन अभी तक जो है ना, ये फैसला हो नहीं पाया। ये एक डिस्प्यूट अभी बाकी है लाहौर की जो 14 सीट्स हैं उन पे, और सीट एडजस्टमेंट वाली भी कुछ चीजें हैं। जाहिर बात है आईपीपी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट के मामला तभी हैं, लेकिन 10 से 11 सीट्स पे उन्होंने गो हेड दे दिया अपने कैंडिडेट्स को। जैसे कि एक और सरप्राइज यहाँ पे है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि सब जानते हैं, फैसला कर चुके हैं लाहौर के हल्का 1 to 7 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने आ रहे हैं वो। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो हल्का 1 to 7, हल्का 1 to 7 मैं आपको याद करवाता हूँ, हमने वहां से शो किया था। बिल्कुल, वो हल्का 1 to 7 है। अच्छा, वहां के आपने लोगों की राय सुन ली थी, आपने शायद 100 लोगों में से एक आध ने जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जिक्र किया था, एक आध ने किया होगा शायद, वो भी शायद। अब उस हल्के से बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ने के लिए। अच्छा, मेरे लिए थोड़ी सी यहाँ पे हैरानकुन बात ये है कि जाहिर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, पीपल्स पार्टी की जैसी भी सूरत हाल हो पंजाब में, वो एक तगड़े कैंडिडेट होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी इसी हल्के से जब परवेज मलिक की डेथ हुई और उनकी मिसेस शाइस्ता परवेज मलिक ने जिमनी में इलेक्शन जब लड़ा, तो उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी पंजाब के एक लीडर हैं असलम गिल, वो इलेक्शन लड़ने के लिए आए। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने पूरा एक जोर लगा दिया हर तरह से, और 33,000 वोट हासिल किए वहां से, 33,000 वोट, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 5 या 6,000 वोट पीपल्स पार्टी लेगी इस हल्के से। अच्छा, तो जरदारी साहब ने, आपको याद होगा कि भंगड़े भी डाले थे जरदारी साहब ने, याद है? जरदारी साहब ने याद है, लेकिन नहीं डाले थे ना भाई। भंगड़ा इस तरह डालते हैं, इस तरह तो नहीं डालते भंगड़ा। तो सेलिब्रेट जो है किया था जरदारी साहब ने ये कह के कि हम इलेक्शन जीत गए। 33,000 वोट जब हासिल किए उन्होंने, और वो इतने खुश थे कि उन्होंने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा मीडिया बुला के उन्होंने सेलिब्रेट किया, भंगड़े डाले। अब उसी हल्के से बिलावल आ रहे हैं। तो अगर असलम गिल के लिए आसिफ अली जरदारी साहब ने इतना जोर लगाया था, तो बिलावल भुट्टो के लिए क्या जोर लगाएंगे? अब इस सूरत हाल में उनके सामने जिस कैंडिडेट को नून लीग ने टिकट दिया है वो है अताउल्लाह तारड़। अच्छा, अताउल्लाह तारड़ जो, उनका तो ये हल्का भी नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब आपके पास इतने तगड़े लोग हैं, वहां पे आप अयाज सादक और शेख रुहेल असगर, 2 बड़े जो है ना वो एक कैंडिडेट, और उनका कैंडिडेचर इतना हैवी वेट कैंडिडेचर्स हैं, आप उन दोनों में से एक को इधर ले आते ना इस हल्के में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। तो एक मुकाबला भी होता, आपने अता तारड़ को डाल दिया। तो यहां से मुझे लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी को जो 1 या 2 सीट्स यहाँ लाहौर में देनी है आपने, या अगर आपकी कोई इस तरह की डील है, तो आपने सामने बड़ा हल्का कैंडिडेट डाल दिया बिलावल भुट्टो जरदारी के। हम जो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, साफियों की, जो हमारी प्रेस क्लब की पॉलिटिक्स होती है या यूनियन की पॉलिटिक्स होती है, तो हम एक टर्म यूज करते हैं कुर्बानी का बकरा। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सामने अताउल्लाह तारड़ साहब को टिकट देना, ये मुझे थोड़ा सा जो है ना वो मफामत के बादशाह की कोई ना कोई कुंडी कहीं ना कहीं जो है ना वो अड़ गई है, और ये कहीं ना कहीं कोई डील है। मुझे समझ नहीं आ रहा कॉम्बिनेशन कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी जैसा कैंडिडेट उतरता है ना मैदान में, तो आपने उसको देख के कैंडिडेट, और फिर आप जिस शख्स को टिकट दे रहे हैं उनका ताल्लुक ही नहीं इस हल्के से। इस हल्के से तो
अताउल्लाह तारड़ का कोई उनका वोट ही नहीं है यहाँ पे। मैं बताता हूँ, उसमें इस हलके में 45,000 के करीब क्रिश्चियन वोट है, जिसमें 25,000 क्रिश्चियन वोट आखिरी जिमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को मिला। अच्छा, ठीक है, ये अरेंजमेंट तो उस वक्त जिमनी में असलम गिल के लिए थे ना, तो अब चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लिए बिलावल भुट्टो खुद खड़े अब क्या अरेंजमेंट होंगे? तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि स्वीप नहीं है नून लीग का पंजाब में। ये जो है ना डिवीजन है, सीट्स जो है ना ये इधर उधर होनी है। और फिर अभी आईपीपी है, आईपीपी भी सरप्राइज देगी आपको लाहौर में। जी जी जी। नईम साहब, मैं इसी के साथ एक सवाल ऐड करना चाहूंगी कि आप तो अभी तमाम हलके कवर कर रहे हैं, आप तकरीबन हर हलके में जा चुके हैं और बाकायदा तौर पे वो लोग जो वोट देते हैं उनके इंटरव्यूज आप कर चुके हैं। आपको क्या लग रहा है कि हलकों के एतबार से कौन सा ऐसा सियासतदान है जो मकबूलियत जिसकी बहुत ज्यादा है, अपनी पोजीशन पर वो मजबूती से खड़ा है? देखिए, मैं शदीद सर्दी में हलकों में इतना फिरा हूँ, हलकों में मैं खुद को हल्का फुल्का फील करना शुरू मैं जो है ना लाहौर को खास तौर पे मैंने ऑब्जर्व किया। मैं गुजरांवाला भी गया हूँ बिल्कुल, और करीब करीब की सिटीज में, लेकिन लाहौर में मैं आपको एक बड़ा मजेदार हलका बताता हूँ। एक हलका है 119। अच्छा, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है शेख रुहेल असगर के हलके से, बिल्कुल ऐसे ही है, जुड़ा हुआ 121। और ये सारा शालामार बाग आप जाती होगी ना जब स्टूडेंट स्कूल टाइम में सैर करने के लिए? मैं नहीं गई हूँ, लेकिन आप हुक्म करें हम चले जाते हैं। शालामार बाग ही नहीं गई तो फिर कहाँ गई? नहीं गई भाई। देखो, वो वहां से शुरू होता है और ये फिर चलता हुआ पूरा बागबानपुरा और यूईटी और फिर गड़ी शाहू और पावर हाउस और बाजा लाइन और रेलवे कॉलोनीज जितनी है, धर्मपुरा, ये फैला हुआ है हल्का। सही। मैं इस हल्के में निकला और मैं रूटीन में हल्का कर रहा था, तो जब मैं पहुंचा इसी हल्के के इन इलाकों में, इन एरियाज में जो मैं नाम अभी आपके सामने लिए हैं, गड़ी शाहू के इलाके में, तो आप बिलीव कीजिए कि मुझे कोई दूसरा बंदा नहीं मिल रहा कि शो को बैलेंस करने के लिए, कि दोनों तरफ की राय आ जाए। अच्छा, 99 पॉइंट जो है ना मुझे वहां पे जो लोग मिले वो अब्दुल अलीम खान के फैन, और वोटर नहीं मैं कह रहा उनको, मैं वोटर नहीं कह रहा, जिन मद्दाह कह रहा हूं, मद्दाह। अच्छा। और आप अगर वो सुने, अभी ऑन एयर शो जाता है तो वो उनकी गुफ्तगू आप सुने और खवातीन की गुफ्तगू सुने। ये वाहिद हल्का है क्योंकि वो इतना बड़ा हल्का था कि उसको रिकॉर्ड करते करते डार्क हो गया, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, कुछ अंधेरे में किया तो मुझे दूसरे दिन फिर जाना पड़ा उस हल्के में। जबकि अमूमी तौर पर एक हल्का एक दिन में कवर हो जाता। और ये हल्का मैंने उस तरह नहीं किया कि हम सिर्फ मार्केट्स कवर कर लें और मार्केट्स में ही हमने ताजरों से बात कर ली और वहां पे जो उस इलाके के लोग खरीदारी करना हो। इसमें तो हम घर घर गए, हमने जाके डोर नॉक किए, हम गलियों में गए, हम उनकी जो बस्तियां हैं वहां पे गए। तो अब्दुल अलीम खान के बारे में लोगों की गुफ्तगू सुन के मुझे एक नई सियासत मैंने देखी कि वहां लोगों की गुफ्तगू ये थी कि हमें कोई सरोकार नहीं कि अब्दुल अलीम खान का ताल्लुक किस पार्टी से, और उन्हें पता भी नहीं कि वो किस पार्टी में है। अच्छा। आज भी नहीं पता उनको। अच्छा जी। या मैं एक बात आपको कह देता हूं, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अब्दुल अलीम खान अपनी पार्टी से कहीं ज्यादा पॉपुलर है, हिमसेल्फ कहीं ज्यादा पॉपुलर है। उनकी जाती जो पॉपुलैरिटी है वो उनकी पार्टी से बहुत ज्यादा है। ये मैंने हलकों में निकल के देखा है। अच्छा, एक ही लोगों की जुबान पे कि उन्होंने कहा जी कि हमें सरोकारी नहीं है कि वो किसी भी पार्टी से सियासत करें, वो कहीं भी जाके सियासत करें, हमारी सपोर्ट, हमारा वोट, और बड़े जज्बाती उनकी गुफ्तगू और मनाजर, और खवातीन, बुजुर्ग खवातीन और फैमिलीज और बच्चा जो है, क्या बात, वो उनके नाम से वाकिफ है और उनके काम से वाकिफ है। ये होता है कि हल्का कैसे बनता है। एग्जैक्टली। अच्छा, ज्यादा मजे की बात ये थी कि उन लोगों का ये कहना था कि ये वाहिद पॉलिटिशियन हैं जो ऑफ सीजन में भी हर वक्त दस्तयाब हैं, सिर्फ इलेक्शन के मौसम में नहीं ये आते कैंपेन के लिए। 15-15 साल से वहां लोगों के जो फाइनेंशियल मसाइल हैं, उनके घरों के चूल्हे कैसे जलने हैं, और जो इन्होंने वहां पे वजीफे मुकर्रर कर रखे हैं, और पूरा हलका जो है वो इनकी फ्री मेडिकल डिस्पेंसरियों से भरा हुआ है।
क्या बात। ठीक है, और मेडिकल की सहूलत वहां पे फ्री है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है जगह जगह लगे हुए हैं, पीने का साफ पानी वहां पे उनको मुयस्सर है। वहां पे गुज़िश्ता इलेक्शन में 2018 में जब ये इलेक्ट हुए तो उन्होंने कमिटमेंट की कि मैं बिजली नहीं थी बाज इलाकों में, गैस नहीं थी। वो उनका ये कहना है कि जो वादे ये करके गए, इलेक्शन खत्म होते ही ये वापस आए हल्के में, और वहां पे वो सारे काम इन्होंने कंप्लीट किए। और आज उनसे पूछें कि कोई आपकी रिक्वायरमेंट, कोई डिमांड, और उनके पास दुआओं के अलावा कुछ नहीं। मैं बिलीव करें कि आप, मैं चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, इस कदर लाहौर में तकसीम देखी है मैंने, बाकी हलकों में बिल्कुल ऐसे इस कदर तकसीम देखी है, इस कदर तकसीम देखी है कि अब ये किसी का किला नहीं रहा। आप मतलब फैसला नहीं दे सकते। अब ये किसी का गढ़ नहीं रहा, किसी का किला नहीं रहा, ठीक है, किसी का शहर नहीं रहा। लेकिन ये जो हलका है और ये जो एरियाज हैं, यहां पे लोग अब्दुल अलीम खान से मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ हम इशारे के मुंतजर हैं। वो वोट उनका है, सपोर्ट उनकी है, और हमारी हमदर्दियां, हमारी दुआएं और दिलो जान के साथ हम उनके साथ हैं। क्या बात अच्छा, एक इसमें भी एक वाकया मैं ऐड करता हूं। जब 20 सीटों पे जिमनी इंतखाब हुआ, जब पंजाब में जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना और पीटीआई के कुछ लोग छोड़ के चले गए, उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो उन सीटों पे जिमनी इंतखाब होना था। तो नून लीग के एहसन शराफत को इसी हलके से जो है वो लड़वाने का फैसला किया गया, और अब्दुल अलीम खान साहब ने नून लीग को गो हेड दिया कि आप ठीक है, इनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवा लें। तो एहसन शराफत के लिए जब कैंपेन करने लोग जाते थे, तो वो लोग एहसन शराफत को वोट देने पे आमादा नहीं होते थे। अच्छा, वो कहते थे कि ये वोट अलीम खान की अमानत है, हमने किसी और को नहीं देना। क्या बात। बावजूद इसके कि एहसन शराफत को अब्दुल अलीम खान की सपोर्ट हासिल थी, बावजूद इसके, तो मैंने इस तरह का हल्का नहीं देखा। नहीं साहब, क्या यूथ भी इसी तरह से आमादा है इस तरफ? भाई लोगों ने नारे लगाए हैं वहां पे, जो है ना वो 6ठी क्लास 7वीं क्लास के बच्चे जो है ना वो नारे लगा रहे हैं वहां पे। अच्छा, वो क्यों लगा रहे हैं? वो इसलिए लगा रहे हैं कि एवरी मंथ सैकड़ों नहीं हजारों घरों में बगैर किसी पब्लिसिटी के, बगैर किसी फोटो सेशन के, बिल्कुल ऑटो पे लगा हुआ एक सिस्टम है, उनके घरों में जो है एक राशन के चेक्स जो है वो तकसीम हो जाते। क्या बात है, क्या बात, ठीक है। और उनका जो मेडिकल के जो सहूलियात हैं वो हैं, तो वो हर घर में डिस्कस होते हैं। तो बच्चा बच्चा जो है वो उन्हें जानता है एक मसीहे की तरह। ये मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं, ये हल्का चूंकि मैंने खुद किया है, और मैं अभी ऑनर नहीं हुआ वो शो, जल्द ऑनर जाने वाला है इसी वीक में, तो ये मैं देख के आया हूं। तो वहां पे अब्दुल अलीम खान को मुकाबला करना नामुमकिन हद तक मुश्किल है। ये बात नामुमकिन हद तक मुश्किल है। हकीकत है कि नईम साहब और मैं भी इससे पहले हम एक हल्का कवर करके आए हैं, वाकई में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बहुत डिफरेंट ओपिनियंस है। नईम साहब, मैं समझती हूँ कि अगर हर सियासतदान इसी तरह से अगर मेहनत करे, इन्वेस्ट करे, ना सिर्फ चंद मुकामात पर, चंद मौके पर, तो मेरे ख्याल से अगर वो कंटिन्यूसली ऐसे करें तो हल्का नहीं टूटता। एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, मैंने अब्दुल अलीम खान साहब से भी एक दफा सवाल किया था, ये सिलसिला उस वक्त भी जारी था और एक दिन के लिए ये सिलसिला रुका नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूं सारे मनाजर उस हल्के के, जब अब्दुल अलीम खान ने बराह रास्त सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी और उन्होंने सियासत छोड़ दी थी। आप बता तो रहे हैं 15-15 साल से। एग्जैक्टली। और उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि अब उन्होंने इस मुल्क में बराह रास्त पॉलिटिक्स नहीं करनी। ये सिलसिला तब भी नहीं टूटा, ये उन लोगों ने हमें बताया। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये उन खवातीन ने बताया। मैं बता रहा हूं कि मैं 10-12 साल के बच्चे से लेके 70-80 साल की बुजुर्ग खवातीन और मर्दों से मिला हूं। क्या बात है। ये मैं हर तबके के लोगों की बात कर रहा हूं। मैं रेडी बान से भी मिला हूं, मैं वहां पे एक जनरल स्टोर वाले से भी मिला हूं, मैं वहां के स्वीपर से भी मिला हूं, क्या बात, मैं वहां के रिक्शा ड्राइवर से भी मिला हूं, मैं हर तबके के लोगों से मिला हूं। ये मैं तमाम लोगों की
एक मजमूई राय बता रहा हूँ उनके बारे में। बहुत बड़ी बात है। मेरे पास तो वाकई अल्फाज ख़त्म हो गए, क्योंकि ये मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर लाहौर जैसे बड़े शहर में जहाँ पर डिफरेंट ओपिनियंस हैं, बहुत ही बाइस्ड या बहुत ही अनबाइस्ड, आपको एक ही तरह का ओपिनियन नहीं मिलता। मैं कहना चाहूँगी कि अगर तमाम सियासतदान इसी तरह से आवाम की खिदमत करें तो आवाम उनके साथ खड़ी रहती है, आवाम नेकी नहीं बोलती है। नईम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी कीमती राय राय से हमें आगाह किया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।